तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कई बच्चों को इससे थोड़ा सा डर लगता है, मैंने ऐसा अनुभव करा है। ये डर उसी बच्चे को लगेगा जो इस चैप्टर को शुरू से थोड़ा बेसिक नहीं समझ के करेगा। सिर्फ उठाया चैप्टर और पढ़ाना शुरू कर दिया तो चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, वरना तो ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टरों में से एक है, बहुत ही हाईली प्रैक्टिकल चैप्टर है। आइए बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर खूबसूरत सा शुरू करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी ना करते हुए समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है बेटा, फंड कहां से लाएं, पैसा कहां से लाएं, और दूसरा फंड कहां यूज करें। बस इतना सा मतलब होता है इसका। अंग्रेजी में बोले तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड यूसेज ऑफ फंड। फंड कहां से लाएं और फंड को कहां कहां यूज करें। अब कहां से लाएं मतलब दो सोर्स होते हैं कंपनी के पास पैसा लाने के। पहला सोर्स डेट से पैसा ले लें और दूसरा इक्विटी से पैसा ले लें। जब भी मैं डेट बोलूं तो आसान बनाने के लिए अपने दिमाग में ले आना बैंक लोन, और इक्विटी तो आप जानते ही हो, शेयर्स। शेयर से पैसा उठाएं यानी कंपनी शेयर इशू करे उससे पैसा उठाए, या कंपनी सीधा बैंक पहुंच जाए और बैंक से ही लोन ले ले। सर क्या ही फर्क पड़ेगा, कहीं से भी ले लो, पैसा तो पैसा होता है। बेटा बहुत फर्क पड़ेगा, जब चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा जब पता लगेगा आपको। यूसेज ऑफ फंड में दो यूज बताए गए हैं। पहला, इसके अंदर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और दूसरा हमें लेना होता है बेटा डिविडेंड डिसीजन। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब धीरे धीरे हमारे को समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, ये कौन सा डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है। चल अब चैप्टर को धीमे धीमे आगे बढ़ाते हैं। मैं जब जरूरत मुझे लगेगी मैं इस स्लाइड को आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है बेटा। चल तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ये वाली आप डेफिनेशन छोड़ दो, ये रहने दो, इसकी कोई नीड नहीं है। आप ये सेकंड वाली पढ़ो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व डिसीजन रिलेटिंग टू, ये है मेन लाइन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड यानी कि फंड कहां से आएगा, और दूसरा हम उसको कहां इन्वेस्ट करेंगे और कितना हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग का मतलब बेटा डिविडेंड होता है। डिविडेंड के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा जब इस पे आऊंगा। ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और वो है हमारा प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी आपको ये बातें बताई थी। ये मैं रिपीट पे रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा बेहतर समझ में आए। ठीक है सर, आगे बढ़ते। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है? तो सबसे पहला रोल होता है बेटा इसका, सबसे पहला रोल होता है मेरे बच्चे इसका, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। सबसे पहली बात, जितना हमें पैसा चाहिए वो हमें रीजनेबल कॉस्ट पे मिले, यानी सस्ते दामों पे मिले। ये नहीं कि
उल्टे सीधे ब्याज के रेट पे आप पैसा उठा लाए, वो और गड़बड़ की बात है। एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और जब पैसा आ जाए तो उसका अनाप शनाप यूज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कई कंपनीज हैं बेटा, बड़ी से बड़ी कंपनी ढह गई, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको तो अनिल अंबानी का। एक मुकेश अंबानी है, एक अनिल अंबानी है। मुकेश अंबानी अमीरों में अमीर है, अनिल अंबानी बेचारा बैंकरप्ट हो गया। फर्क क्या था दोनों के अंदर? फर्क एक था, उसने अपने पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करा और इसने अपने पैसों में आग लगाई। यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बहुत ज्यादा जरूरी है, तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड, और जो आपके पास पैसा होता है उसको सेव करना भी बहुत जरूरी होता है। कैसे? रिजर्व बना लो भैया, थोड़ी रिजर्व सेविंग वगैरह कर लो, और जो धंधे से प्रॉफिट कमाओ उसे घर मत ले जाओ, जितना घर के लिए चाहिए उतना करो, वरना बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो। ये सबसे जरूरी होता है बिजनेस का नियम। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। अगर मैं जो कमाता हूं सब घर ले जाऊं, मैं इंस्टीट्यूट पे ध्यान ना दूं, इंस्टीट्यूट का इंफ्रा खराब हो रहा है या कुछ XYZ है उस पर ध्यान ना दूं, बेटा धंधे में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। क्या उद्देश्य होता है? तो एक ही उद्देश्य होता है, बस एक लाइन बताऊंगा इसमें, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। कंपनी, ये क्वेश्चन MCQ में कई बार आ चुका है कि ऑब्जेक्टिव बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो उसका एक ही आंसर, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। अब शेयर होल्डर वेल्थ से मेरा क्या मतलब होता है और ये मैक्सिमाइज कैसे होती है? देखिए, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको जो खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। उनका हम बहुत ध्यान रख रहे हैं बेटा, इनडायरेक्टली कंपनी का ही ध्यान रखा जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। उनकी वेल्थ कैसे इंप्रूव होगी? जब कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा, यानी कोई चीज उन्होंने अगर शेयर मान लो 100 रुपए का ले रखा है, जब वो 500 का हो जाएगा तो उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी, उनका वो और मजबूत हो जाएंगे। अब सवाल उठता है ये 100 का 500 हुआ क्यों? ये यूं हुआ क्योंकि कंपनी का धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो कितना भी लिख लो कि हम तो शेयर होल्डर की वेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, अरे भैया उसकी वेल्थ का मतलब जब ही बढ़ेगी जब धंधा बढ़िया चल रहा होगा। यानी अल्टीमेटली आंसर क्या है? आंसर सिंपल है, कंपनी को तमीज से चलाना ताकि कंपनी में अच्छे प्रॉफिट हो, जिससे उस कंपनी की इज्जत बढ़े, इज्जत से उसका मार्केट में शेयर का भाव बढ़ेगा, उस भाव के बढ़ने की वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। बेटा समझ गए मेरी बात? तो आंसर इसका मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ है, लेकिन अब मैंने आपको पर्दे के पीछे की भी बातें आपको थोड़ी सी समझाई हैं। तो अगर सवाल आ जाए तो भूलिएगा मत, सर ने एक ही लाइन मार्क करवाई थी, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब हम डिसीजन की बात करते हैं। आपको पता है 3 डिसीजन हमारे को लेने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरफ चलता हूं। देखिए मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना, इस पे तो हम बाद में आएंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। आप पहले लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है चीजों का, वरना तो चैप्टर फिर वहीं मिलेगा जहां था, परेशान ही मिलोगे इसमें। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा इन्वेस्ट करना। अब कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट करती है क्या करती है? उससे कुछ एसेट वगैरह खरीदती है, बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदती है, फर्नीचर खरीदती है, माल खरीदती है। यानी कि 2 प्रकार का पैसा होता है बेटा। एक होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट होगा, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट होगा, जिसमें आपने पैसा लगा दिया है, अब पैसा घूम के आने में समय लगेगा। जैसे एग्जांपल मशीन। अब आप एक एज्यूम करो आप एक्सरा करवाने जाते हो बेटा, कभी ना कभी तो गए होगे या किसी को लेकर गए होगे। आप वहां जाते हो, उनकी एक्सरे की मशीन लगी हुई होती है बेटा, लाखों रुपए की मशीन होती है वो। क्या 1-2 एक्सरे करके उसके पैसे आ जाते हैं? नहीं सर जी, वो लंबे समय के लिए पैसा लगा हुआ है, उससे पैसा आने में समय लगेगा भैया। लाखों रुपए के पहले एक्सरे करने पड़ेंगे, तब जाके तो उसकी कॉस्ट कवर होगी, उसके बाद में कमाई शुरू होगी। समझ रहे हो ना? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है जो लंबे समय के लिए पैसा लगाया गया है, पैसा घूम के आने में समय लगेगा, और इसके अंदर पैसा मोटा इन्वेस्ट होता है। जैसे मैंने आपको एक्सरे की मशीन का एग्जांपल दिया है।
कुछ पैसा ऐसा होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, आज पैसा लगाया और बहुत जल्दी ये पैसा घूम के आ जाएगा। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल होता है बेटा, जैसे मैंने स्टॉक खरीदा, मैंने माल खरीदा, तो मैंने आज माल खरीदा, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में वो बिक जाएगा, पैसे घूम के मेरी जेब में, फिर खरीदूंगा घूम के मेरी जेब में, फिर खरीदूंगा माल बेचूंगा फिर मेरी जेब में। यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें ज्यादा बल्क में पैसा नहीं लगता है। बल्क में पैसा लगता है बेटा यहां, और ये हाईली रिस्की होता है। आप सोचो, जहां बल्क में पैसा लगना हो और वो डिसीजन आपका गलत हो जाए, तो बताओ कंपनी बर्बाद हो सकती है या नहीं हो सकती? सर बिल्कुल हो सकती है। यानी ये वाला डिसीजन, खास तौर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें बहुत ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी के आगे का भविष्य डिसाइड होता है। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे लोग, मान लो कहीं रेस्टोरेंट वगैरह खोल लिया, वहां दुनिया भर का फर्नीचर मशीन लगा देते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने बीतते हैं, धंधा बंद। तो भैया पहले आराम से उस एरिया को इवेल्युएट कर लेते कि यहाँ रेस्टोरेंट चल सकता है या नहीं चल सकता है। अब इतना भाई देखो, अगर आप माल में पैसा लगाओगे, माल में अगर आप, तो अगर आपका धंधा नहीं भी चला तो ये माल वापसी हो जाएगा, या आपके जैसा कोई काम कर रहा होगा तो उसके पास चले जाओगे, 10-5 रुपए का घाटे पे बेच दोगे, बाकी तो जेब में आएगा। ये फर्नीचर मशीन ये तो कूड़ा हो जाएगी, इसको तो औने पौने भाव में ही बेचना पड़ेगा, अगर बिका तो फर्नीचर तो पूरा ही खत्म है तुम्हारा जो पैसा लगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ये वाला डिसीजन हमें लेना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ समझ में आया या नहीं आया। आइए देखते हैं। तो क्या है डिसीजन टेकन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व डिसाइडिंग हाउ द फंड आर इन्वेस्टेड, कैसे फंड इन्वेस्ट हुए इन डिफरेंट एसेट, अलग अलग एसेट में, सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर, ताकि हम उसमें पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक नाम और है, जिसका नाम है बेटा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट यानी मैंने आपको बताया ना, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें इन्वेस्ट करने के डिसीजन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। एग्जांपल, एक्वायरिंग अ न्यू फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट एंड मशीन खरीद लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके सर जी। नई ब्रांच खोल ली, नई ब्रांच खोलोगे तो पैसा लगेगा, फर्नीचर लगेगा, दुनिया भर की चीजें लगेगी। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड देयर रिप्लेसमेंट, यानी कि एक्वायर करना, या आपने किसी के बिजनेस को एक्वायर कर लिया, मोटा पैसा लगेगा उसके अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके, आगे चलते हैं। उसके बाद है, फिर मैं इसके ना डिटेल पे जाऊंगा, फिर मैं इसकी डिटेल पे जाऊंगा। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको हेलीकॉप्टर यात्रा करा रहा हूं। फिर हम आएंगे इन्वेस्ट फाइनेंसिंग डिसीजन पे। फाइनेंसिंग डिसीजन यानी पैसों का कहां से इंतजाम होगा। 2 सोर्स होते हैं, पहला सोर्स होता है बेटा हमारा इक्विटी, और दूसरा सोर्स होता है बेटा हमारा डेट। आप इतना ध्यान रखना बस, इक्विटी और डेट, ठीक है। ये सब मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, पहले मैं आपको इसकी डिटेल दे दूं। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक काम करता हूं, मैं आपके लिए स्लाइड ही अरेंज कर देता हूं, ऊपर नीचे कर देता हूं इनको, कहानी खत्म, ठीक है बेटा। चल अब सुनो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरे इन्वेस्टमेंट करने के डिसीजन पे अफेक्ट करते हैं, या किन किन चीजों को मुझे, ये फैक्टर आएंगे बार बार, किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखना चाहिए जब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं। तो सबसे पहला मुझे ये ध्यान देना चाहिए कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जिस प्रोजेक्ट में मैं इतना मोटा पैसा लगा रहा हूं, उस प्रोजेक्ट से कैश का फ्लो कितना होगा, यानी उससे पैसा कितने टाइम में, मतलब कितना कितना पैसा आएगा। ऐसा ना हो मैंने करोड़ों रुपए लगा दिए, अब वहां से आ रहे हैं कभी 500 आ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, भैया पूरी उम्र बीत जाएगी, 2-3 पीढ़ी बीत जाएंगी करोड़ रुपए वापसी आने में। तो इसलिए कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि मैंने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करा है, वहां से कैश का फ्लो कितना होगा, अच्छा खासा वापसी आएगा या बहुत छोटे छोटे टुकड़े आएंगे। अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा वापसी आ रहा है तो बेकार है, मत लगाओ पैसा, पुश्ते लग जाएंगी पैसा कवर करने में, समझ गए।
द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड बिफोर कंसिडरिंग द डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से केयरफुली एनालाइज कर लो पैसा कितना कितना आएगा। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसमें कमाई का रेट, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने कहीं पे 10 करोड़ रुपए लगा दिए, ठीक है, 10 करोड़, और ये पैसा आप लोन पर लेकर आए थे बेटा, जहां पे आप 10% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब आप बताओ, आप इस पैसे को किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाओगे ना जिस प्रोजेक्ट में कमाई जो हो वो 10% से ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो? मान लो कमाई 15% हुई, तो 15% घर पे आएगा, जिसमें से 10% में ब्याज में चला जाएगा, 5% मेरी जेब में रहेगा। अब मान लो कमाई का रेट ही 8% हो, मतलब फिर मैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाऊं भला? मतलब 10% पे तो मैं ब्याज पे पैसा लेके आया, और उस पैसे को लगा करके कमाई कितनी हो रही है? 8%। तो भैया मैं बेवकूफ हूं ऐसा बिजनेस करूंगा? है 8% पूरा का पूरा अपना जो प्रॉफिट आया अगर मैं बैंक को दे भी दूंगा तो बैंक कहेगा भैया तो 8 ही है, 2 और दे, यानी 2% मेरे घर से और जाने वाला है। तो इसलिए रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट भी एक बार ध्यान से देख लो कि आपके धंधे जिसमें आप प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट से रेट ऑफ रिटर्न यानी उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है। द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेशन ही रखता है हर आदमी, 10% कमाई हो जाएगी, 15% कमाई हो जाएगी। एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व फ्रॉम ईच प्रपोजल शुड बी एनालाइज, आपको हर प्रपोजल के ऊपर रिस्क भी एनालाइज कर लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ का अमाउंट आया है बैंक से, उसको प्रोजेक्ट आपके पास लगाने के लिए 3 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, ठीक है। इसमें कमाई होनी है 12, इसमें होनी है 15, इसमें होनी है 18। अब कोई भी बच्चे से पूछूंगा वो फट कहेगा सर जी ये वाला बिजनेस करो इसमें कमाई ज्यादा है। पर बेटा खाली कमाई मत देखना, इसके साथ में जो और कहा है, जो और अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व हो वो भी देख लेना। मान लीजिए ये बिजनेस किस चीज का है? मान लीजिए बिजनेस है जी सैनिटाइजर का, सैनिटाइजर का। भाई आप थोड़ा सा रिस्क भी समझो। हिंदुस्तान में सैनिटाइजर कोई इतना ज्यादा यूज नहीं करता, वो कोविड का समय था जब सैनिटाइजर हर किसी की पॉकेट में मिलता था, अब तो कोई पैसा लगाता भी नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो तुमने 18% कमाने के लालच में पैसा लगा दिया, लेकिन इस धंधे में रिस्क इतना बड़ा है कि धंधा ही ना चले तो बेकार है। तो इसलिए सिर्फ कमाई मत देखना, उसके जुड़े हुए कुछ रिस्क जो उसके साथ हैं वो भी एनालाइज करिएगा पैसा लगाने से पहले। 2 पॉइंट हो गए, सबसे पहले कैश कितना टुकड़ों में आएगा, कितने कितने अमाउंट का आएगा, दूसरा रिस्क क्या क्या है, तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है किसी में भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले, जैसे कितना अमाउंट लगाना है, कितने ब्याज पे पैसा आएगा, इसमें सब कुछ बता दिया इसने। कैश का फ्लो कितना होगा, रेट ऑफ रिटर्न कमाई का रेट कितना होगा, मतलब सारे पॉइंट एक ही पॉइंट में इन्होंने डाल दिए। और लेकिन आपको लिख के आने ये तीनों पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जी कैश फ्लो, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट और एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इस पॉइंट में इतना बताया गया है कि बहुत सारे हमारे को डिसीजन लेने पड़ते हैं, कि सारी बातें इसके अंदर इन्होंने डाल दी। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन आ गया है। मैं पहले आपके साथ अब मैं पहले आपके साथ ये चर्चा करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले डिविडेंड डिसीजन की बात कर लेता हूं। पहली बात, डिविडेंड होता क्या है? मैं कंपनी हूं, आप मेरे शेयर होल्डर हो, आपने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है। अब पैसा लगाया है तो आप भी तो मुझसे कुछ उम्मीद कर रहे होगे कि कंपनी मुझे हर साल कुछ कमाई वमाई दे यार, मजा सा आएगा।
वो जो मैं हर साल तुम्हारे को एक प्रकार का ब्याज दूंगा ना, उस ब्याज को यहां पे बोला गया है डिविडेंड। क्या बोला गया है? डिविडेंड। अब डिविडेंड पे किस में से किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है बेटा प्रॉफिट में से। इस साल जो आपने प्रॉफिट कमाया है या पिछले सालों का कुछ प्रॉफिट आपने सेव किया हुआ है, उसमें से डिसीजन लेना होता है कि उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। अब डिविडेंड कितना देना है ये कंपनी के हाथ में होता है। तो सवाल यह है कि जब हम डिविडेंड देने जाएंगे शेयर होल्डर को, तो हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, चीजें ऐसी हैं जो उस मेरे डिसीजन पे अफेक्ट डालेगी। अब हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट रिलेट टू हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कितना हमें प्रॉफिट बांटना है एज डिविडेंड, डिविडेंड के तौर पे, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस, और कितना प्रॉफिट हमें सेव करके रखना है, ठीक है। The decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholder value। हाँ ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर हैं जो मेरे डिविडेंड डिसीजन पर इफेक्ट डालते हैं, किन किन बातों को मैं ध्यान रखता हूं। सबसे पहला, ध्यान से सुनना बेटा, ये पॉइंट के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग। सीधी बात है, जिस कंपनी की जितनी ज्यादा अर्निंग होगी वो उतना ही अच्छा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी। अगर आपकी कमाई कंपनी की कम है तो आप डिविडेंड भी कम दोगे, मेरी कंपनी की कमाई ज्यादा है तो मैं डिविडेंड भी ज्यादा दूंगा। तो डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग। डिविडेंड कहां से पे किया जाता है? इस साल की अर्निंग में से, या अगर कुछ पिछला आपने कुछ जमा कर रखी है उसमें से। Therefore, earning is a major determinant of dividend decision। इसलिए अर्निंग एक मेजर डिटर्मिनेंट माना जाता है। डिविडेंड हम कितना देंगे उसमें अर्निंग का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब है कि अगर आपकी कंपनी स्टेबल है, स्टेबल का मतलब जानिए क्या होता है। मेरी कंपनी ऐसी है जो हर साल प्रॉफिट कमाती है, एक कंपनी ऐसी है जो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। अब बताओ ज्यादा स्टेबल कंपनी किसकी है? सर जी आपकी है। तो मैं क्या डिविडेंड देने से डरूंगा? कभी भी मैं कभी नहीं डरूंगा। मैं कहा दे दे प्रॉफिट में से ये पार्ट डिविडेंड के तौर पे बांट दो, कोई बात नहीं, अगले साल फिर कमा लेंगे। लेकिन जो बंदा कभी लॉस देख रहा है कभी प्रॉफिट देख रहा है, वो तो भैया उसके तो हाथ कांपेंगे कि आज जैसे तैसे तो प्रॉफिट आया है, उसको भी मैं बांट दूं डिविडेंड के तौर पर, तो कल को नहीं हुआ तो जिस कंपनी की अर्निंग स्टेबल होती है वो डिविडेंड ज्यादा दे पाती है एज कंपेयर टू उस कंपनी के जिसकी कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं होती, ठीक है। A company having stable earning is in a position to declare higher dividend। Next, stability of dividend। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता है? देखिए, डिविडेंड देना ना देना कंपनी के हाथ में है, लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपना एक उसूल बना लेती है कि हम हर साल शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। क्यों ऐसा क्यों करती है सर कंपनी? वो इसलिए करती है बेटा क्योंकि उससे कंपनी के बारे में मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव न्यूज जाती है कि इस कंपनी में तो भैया हर साल हमें कुछ ना कुछ मिलता है, आगे हम अपने बच्चों को भी यही समझाएंगे, कभी भी शेयर खरीदे तो इस कंपनी के खरीदियो। तो कुछ कंपनी अपनी एक पॉलिसी बना लेती है कि भैया मैं हर साल इतना डिविडेंड तो दूंगी। समझ गए? तो पढ़े, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है याद रखने के लिए। कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड पर शेयर। कंपनी ज्यादातर स्टेबल डिविडेंड हर साल देती है। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली। डिविडेंड वो कब बढ़ा देगी? हर साल मैं 10 रुपए ही देता हूं, हर साल मैं 10 के 15 कब करूंगा? जब मेरा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ध्यान से सुनना, अर्निंग बढ़ने की बात नहीं कर रहा, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ने की बात कर रहा हूं। क्या मतलब सर जी? यानी कमाने की क्षमता बढ़ेगी। मेरे यहां पहले 10 मशीनें थी, अब 15 हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? तो भैया सीधी बात है, मेरे पे और माल ऑर्डर आ रहे होंगे, यानी मेरी कंपनी पहले से ज्यादा ग्रो कर रही है, मेरे कमाने की क्षमता बढ़ रही है। कमाई तो बढ़ेगी, वो तो अलग चीज है। एक होता है कमाई का बढ़ना, कमाई तो ऐसे भी बढ़ सकती है। पिछले साल भी 10 मशीन थी, इस साल भी 10 ही मशीन है, पर किसी कारण से ऑर्डर अच्छा आ गया, लेकिन 10 ही मशीनों से पूरा हो गया मेरा। हाँ, कमाई ज्यादा हो गई, ऑर्डर ज्यादा थे,
पर इसका मतलब ये नहीं मेरी कमाने की क्षमता बढ़ गई है। अर्निंग पोटेंशियल का मतलब होता है मेरे कमाने की क्षमता। तो ऐसी कंपनी जो हर साल एक स्टेबल डिविडेंड देती है, वो डिविडेंड ज्यादा जब देगी बेटा जब उसके कमाने की क्षमता बढ़ेगी, यानी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट अर्निंग ऑफ करंट ईयर, ये नहीं कि सिर्फ कमाई बढ़ी और दे दिया, अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश फ्लो पोजीशन, सीधी बात है, अगर आपके धंधे में अच्छा कैश आता रहता है, फ्लो अच्छा है, तो आप डिविडेंड भी ज्यादा दोगे, क्योंकि पैसा तो देने के लिए पैसा होना चाहिए ना। तो कैश फ्लो अगर ज्यादा है तो डिविडेंड भी ज्यादा देंगे, कैश फ्लो कम है तो डिविडेंड भी कम दिया जाएगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होती है सर जी? अगर मान लो अगले साल आपको पता है मुझे जी फला प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा हूं, तो आज आप दिमाग में सोचो, वीडियो को पॉज करके, आज आप डिविडेंड बढ़ा दोगे, आज डिविडेंड कम कर दोगे? सर जी हम कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि मुझे पता है अगले साल मुझे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस साल में डिविडेंड कम दूंगा। सीधी सी बात है, ठीक है। इफ अ कंपनी हैज गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इट पे आउट लेस डिविडेंड, वो कम डिविडेंड देगी एंड रिटेन मोर प्रॉफिट टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, और अपने पास ज्यादा प्रॉफिट अपनी जेब में रखेगी ताकि नए प्रोजेक्ट का पैसों का इंतजाम हो सके। उसके बाद शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या होता है? शेयर होल्डर प्रेफरेंस इज केप्ट इन माइंड बाय द मैनेजमेंट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले हम शेयर होल्डर की भी सोच के चलते हैं, शेयर होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, डिविडेंड देना मेरे हाथ में, कितना देना है वो सब मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन भैया एक सामने वाले की भी कुछ उम्मीद होती है, जो आपको उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि कंपनी कम से कम इतना तो देगी देगी मेरे को। तो शेयर होल्डर की भी एक बार मन की जान लीजिएगा डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। उसके बाद असेस टू कैपिटल मार्केट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट बैक टू बैक इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट का मतलब आसान भाषा में बताऊं तो शेयर मार्केट। असेस का मतलब है शेयर मार्केट में आपकी पकड़ कैसी है। अगर शेयर मार्केट में आपकी पकड़ बढ़िया है, आप जब चाहो जब शेयर इशू कर देते हो और पैसा बाजार से उठा लेते हो और लोग आंख बंद करके आपकी कंपनी में पैसा लगा भी देते हैं, ऐसी कंपनी कभी भी अपने हाथ में ये नहीं चाहेगी कि मैं डिविडेंड मार लूं लोगों का, बाद में दे दूं। नहीं, वो कहेगी अरे दे दे यार, दे 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 दे। पैसे की कमी आएगी ना, अगर मान लो अगले साल हमें पैसों की जरूरत पड़ी और हम पे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है, मैं आज शेयर इशू करूंगा, लोग लाइन लगा के शेयर खरीदेंगे। तो सीधी बात है, जिसकी शेयर मार्केट में पकड़ अच्छी है, जिसके शेयर इजीली बिक जाते हैं, वो कंपनी आज डिविडेंड ज्यादा देकर चलेगी, क्योंकि वो टेंशन नहीं लेगी कि कल को पैसा कहां से आएगा। लार्ज कंपनी can raise fund easily from capital market to invest in new projects, so they can pay higher dividend. स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अगर आप डिविडेंड ज्यादा देते हो तो स्टॉक मार्केट में एक अच्छी न्यूज मानी जाती है, शेयर मार्केट में अच्छी न्यूज मानी जाती है, जिससे आपकी कंपनी का भाव बढ़ता है। इंक्रीज इन डिविडेंड इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन द स्टॉक मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट में शेयर का भाव बढ़ जाता है अच्छी न्यूज की वजह से। लीगल कॉन्स्टेंट, लीगल कॉन्स्टेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। कंपनीज के ऊपर डिविडेंड कंपनी देती है। कंपनीज कहां रजिस्टर्ड होती है? कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 में। एक्ट यानी कानून, एक कानून है, उस कानून के अंदर भी डिविडेंड कब और कितना देना है उसके कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं। तो हे कंपनी, कृपा करके डिविडेंड देने से पहले एक बार उन प्रावधान के बारे में भी सोच लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो वो प्रावधान कुछ और कह रहे हो और आपने डिविडेंड कुछ और दे दिया हो। मान लो वो कह रही है नहीं नहीं, ये मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है जी आप जी 15% से ज्यादा डिविडेंड का रेट डिसाइड नहीं कर सकते, एग्जांपल, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कर दिया 20%, तो आपने तो वॉयलेशन कर दी, एक्ट का वॉयलेशन कर दिया, तो बेटा आपको तो नाप तोल दिया जाएगा बढ़िया करके, समझ गए। तो आप एक बार लीगल कॉन्स्टेंट भी ध्यान रख लेना। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, पैसा उधार लेना, उसके दो सोर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक होता है डेट, एक होता है इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर होल्डर जिनको हम डिविडेंड देते हैं, ठीक है, और डेट यानी बैंक लोन। आप ये याद रखिएगा, नियम क्या कहता है कि आप पहले बैंक का लोन चुकाओगे, बैंक का इंटरेस्ट चुकाओगे, उसको चुकाने के बाद
जो बचेगा उसमें से डिविडेंड दोगे, नियम है। तो कई बार जब बैंक लोन देता है तो उसको पता है कि भैया ठीक है पहली पेमेंट मेरी होनी है, मैं जानता हूं मैं सेफ हूं, पर अगले साल का क्या, उससे अगले साल का क्या, कंपनी मान लो अगले साल हल्के प्रॉफिट में रह गई तो मेरा ब्याज ना मर जाए, तो वो क्या करता है पहले से ही कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बैंक कि जी देखो ठीक है हमारा इंटरेस्ट देने के बाद ही आप डिविडेंड देते हो, बट स्टिल हम फिर भी आपसे कह रहे हैं कि आप डिविडेंड ज्यादा मत देना, क्योंकि अगर आपने ज्यादा दे दिया और प्रॉफिट आपका खत्म हो गया, अगले साल प्रॉफिट कम हुआ, पता लगा हमारा ब्याज ही ना मिल पाए हमें। तो कई बार बैंक से हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है पहले से ही, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा डिविडेंड देने से पहले। वाइल ग्रांटिंग लोन टू कंपनी को लोन देते समय समटाइम बैंक में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। कई बार बैंक कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है डिविडेंड देने के ऊपर, तो उन रेस्ट्रिक्शंस का आप ध्यान रखिएगा जब आप डिविडेंड पे करें तब। ठीक है बेटा, ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं एक मिनट। ठीक है एक आओ अब चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। फाइनेंशियल प्लानिंग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अरे वो कहां गया, एक मिनट, अच्छा ठीक है यहाँ है ये, कोई बात ऐसे भी पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है बेटा? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है ये एस्टिमेट करना हमें कितना फंड रिक्वायर्ड है, ये एस्टिमेट करना, पहले से सोचना कि हमें कितने पैसों की जरूरत है, एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, और वो पैसा मुझे कहां से मिल सकता है उसको भी ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। यानी कि आसान भाषा में बोलूं, कितना पैसा चाहिए प्लस कहां से आएगा, इसकी प्लानिंग करना ही कहलाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्योंकि अगर ये प्लानिंग नहीं करी कि आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ सकती है और वो सब दिन आ गया और आप पे पैसे अरेंज नहीं हुए, तो आपसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो इन दो बातों की प्लानिंग करने को ही मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कहता हूं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ये पक्का करना कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी हम पे फंड अवेलेबल होगा, क्योंकि हम पहले से क्या कर रहे हैं, कितना पैसा चाहिए, यानी हम पहले से तैयार हैं, तो जब भी जरूरत होगी हम पे पैसा अवेलेबल होगा। और एक चीज और, ये भी चेक करना कि फर्म कहीं अननेसेसरी पैसा रेज ना करे। क्यों? अब मान लो आप अंबानी हो, आपको बैंक लाइन लगे हुए हैं आपको लोन देने के लिए, आप अंधाधुन लोन पे लोन उठा रहे हो, बेटा उठा लो, आप समझो जैसे ही एट द टाइम आपने लोन लिया बैंक का तो इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया, अब वो पैसा आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ कहीं यूज ही नहीं हो रहा, आपने तो बस उठा लिया, बाजार से उधार मिल रहा था, लेते गए। अब वो पैसा अगर तिजोरी में ही रहा, ब्याज तो देना पड़ेगा, कहां से दोगे? क्योंकि कहीं लगाया तो है नहीं कि जहां से कमाई आए और मैं ब्याज दे दूं, नुकसान होगा आपका। दूसरा, जब पैसा आपकी जेब में जरूरत से ज्यादा पड़ा हुआ होता है, तिजोरी में पैसा जरूरत से ज्यादा पड़ा होता है, तो बेटा वो पैसा फिर वेस्ट होना शुरू हो जाता है, नए नए शौक पलने शुरू हो जाते हैं। तो कर लो शौक, कर लो एक्सपेरिमेंट, पैसा खराब हो गया तो भैया झेलना फिर, क्योंकि बैंक तो कहेगा मेरे को तो मेरा ब्याज से मतलब है, आप कहीं से लाओ। तो इसलिए जब चाहिए पैसा हम पे अवेलेबल हो, और ये भी ध्यान में रखना हम पैसा अननेसेसरी बाजार से ना उठाएं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा अगर हम ये प्लानिंग कर लेंगे? तो ये बिजनेस शॉक्स को अवॉइड करता है कि कोई बिजनेस में मतलब आपको ये नहीं, अबे यार इतनी बड़ी, अब ये कहां से पैसा लाएं, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड थे, पहले से आपने कुछ प्लानिंग बना रखी थी कि पैसा अगर चाहिए होगा तो कहां कहां से आ जाएगा, तो आपको शौक नहीं लगेगा अगर कोई इमरजेंसी भी आ गई तो। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट के बाद चलो आप, मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके काम की है। ठीक है, ये ट्राई करता है
प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ने में। याद रखिएगा कि इसके ऊपर एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है, कि भविष्य को आज वर्तमान से जोड़ने में फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग यानी पैसा कहां से आएगा, और इन्वेस्टमेंट यानी उस पैसे को हम कहां लगाएंगे, इन दोनों का ये लिंक होता है। तो ये किस किस का लिंक होता है? दो चीजों का लिंक होता है, याद रखना, ऐसे याद रखना। फाइनेंशियल प्लानिंग किस किस का लिंक होता है? पहला प्रेजेंट का फ्यूचर से, दूसरा इन्वेस्टमेंट का फाइनेंसिंग से। ये लिंक वाली बात से आपको याद रखनी है दोनों पॉइंट, ठीक है। और बस ठीक है, आगे चलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ये अब टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल आप थोड़ा अपनी सांसें थाम के बैठिएगा ये टॉपिक के लिए। देखिए, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, ये वर्ड से आप फैमिलियर हो जाओ, ईबीआईटी। ईबीआईटी, इससे भी पहले आप समझो, कंपनी जो कमाती है, कंपनी जो अर्न करती है, उस कमाई पे सबसे पहले हम क्या क्या पे करते हैं, उस कमाई में से हम क्या क्या देते हैं? हम अपने कंपनी के खर्चे पे करते हैं, जैसे जैसे हो गया सैलरी, है ना, ये बिजली का बिल, रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लो ये सब पे करने के बाद मेरे पास अर्निंग आई, मेरे पास कमाई बची 2 लाख रुपए। ध्यान से सुनिएगा, 2 लाख रुपए। अब रियल पिक्चर यहां से शुरू होती है। इस 2 लाख का कंपनी क्या करती है? ये 2 लाख 3 लोगों का है। एक है बैंक का, फिर है गवर्नमेंट का, और लास्ट में नंबर आता है इक्विटी वालों का। सबसे पहला नंबर बैंक का, फिर गवर्नमेंट का, और फिर इक्विटी वालों का। बैंक आपसे क्या लेता है? बैंक आपसे लेता है ब्याज। गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? गवर्नमेंट आपसे लेती है टैक्स। और इक्विटी यानी शेयर होल्डर आपसे क्या लेता है? शेयर होल्डर आपसे लेता है डिविडेंड। और हमेशा ये ही सीरीज फॉलो करी जाती है। पहले बैंक का ब्याज चुकाया जाता है, फिर जो कमाई बचती है उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, फिर टैक्स देने के बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाता है। अब जरा आप इसके मन की स्थिति को समझो। देखो, गवर्नमेंट का तो ये कुछ कर ही नहीं सकते, तो मैं इसको फिलहाल पिक्चर से हटा देता हूं। आप जरा, ये बंदा है जिसने कंपनी के शेयर ले रखे हैं, मैं चाहता हूं आप इसकी मन की स्थिति को समझो। आपसे मैं पूछता हूं, ये बंदा क्या चाहेगा कि कंपनी लोन ज्यादा ले या लोन कम ले? सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो और सोचो जरा कि कंपनी लोन ज्यादा ले या कम ले। सर, ये यही चाहेगा कंपनी लोन कम ले। लोन कम लेगी तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट ही कम देना पड़ेगा तो मेरी, यानी ये कह रहा है मेरी जेब में पैसा ज्यादा आएगा डिविडेंड के तौर पे। बिल्कुल जायज बात है, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार क्या, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। कई बार होता क्या है, इसके लिए फायदा हो जाता है अगर कंपनी लोन पे पैसा ज्यादा ले तो। सर जी ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बातें हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर कंपनी लोन पे ज्यादा ले लेगी तो ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो इस बेचारे की जेब में, भाई प्रॉफिट में से ब्याज ज्यादा चला गया तो प्रॉफिट कम हो गया ना, तो इसकी जेब में तो कम ही पहुंचा ना सर जी। नहीं बेटा नहीं, धीरे धीरे, यही तो आज का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बातों को। मैंने आपके सामने लिखा है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है, अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं, इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट
एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट और टैक्स भी देने से पहले की अर्निंग यहां पे। तो इसमें से मैं सबसे पहले क्या देता हूं सर जी, आप सबसे पहले इंटरेस्ट देते हो। इंटरेस्ट देके जो आता है उस पे फिर गवर्नमेंट क्या ले लेती है, टैक्स ले लेती है। फिर जो आता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर, वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बिल्कुल, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शेयर होल्डर में। और आप कह रहे हो सर जी बैंक से लोन कम लिया जाए तो ही बेहतर है, ताकि इनकी जेब में पैसा ज्यादा बचे। चेक करते हैं क्या हमारी ये बात सही है या गलत है। ठीक है, पेपर में सवाल बनता है। आओ देखिए, आप जरा इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले कंपनी को टोटल कैपिटल कितनी चाहिए, कंपनी को टोटल कैपिटल चाहिए 30 लाख। ठीक है, टैक्स का रेट कितना है, 30% है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी बैंक से लोन लोगे तो ब्याज कितना पड़ेगा, 10%। ईबीआईटी यानी अर्निंग दे रखी है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, यानी ब्याज और टैक्स देने से पहले का कमाई है हमारी 4 लाख। ठीक है, अब 3 सिचुएशन दे रखी है, सिचुएशन तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं इस बात के बारे में आपसे चर्चा कर लूं। हाँ जी, क्या है सर जी, इसमें है कैपिटल हमें चाहिए 30 लाख, टैक्स का रेट है सर 30%, इंटरेस्ट का रेट है सर 10%। ठीक है, और क्या था, और ईबीआईटी हमारी 4 लाख, ईबीआईटी हमारी 4 लाख। ठीक है, अब अलग अलग केस दे रखे हैं। सबसे पहला केस, देयर इज नो डेट, यानी कि कंपनी के पास कोई डेट है ही नहीं, यानी कंपनी को टोटल कितना पैसा चाहिए था, कंपनी को टोटल 30 लाख रुपए चाहिए थे। कंपनी को टोटल 30 लाख रुपए चाहिए थे। ठीक है, कॉल किसकी आ रही है, डीएनडी में लगाओ। हाँ, 30 लाख रुपए चाहिए थे। अब कंपनी के पास 2 तरीके हैं इसको लेने के, एक है डेट और एक है इक्विटी। कंपनी ने केस वन कोई डेट नहीं लिया। जब डेट ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, चलो फिर तो शेयर होल्डर की बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। चेक करते हैं, बताओ ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी है सर जी 4 लाख, कमाई है 4 लाख। इसमें पहला हक होता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट तो यहां होगा ही नहीं क्योंकि डेट ही नहीं है। मैं कहा जी नहीं, कमाई है बच्ची 4 लाख। फिर इसमें गवर्नमेंट क्या लेगी, टैक्स लेगी। हाउ मच, 30%, 4 तिया 12, 1,20,000। कितना बचा, 2,80,000। ये वो कमाई है जो मैं शेयर होल्डर के लिए रख रहा हूं अपने पास। बिल्कुल सर जी, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, अब ये बताओ, पूरे 30 लाख मैंने इक्विटी से उठाए हैं, पूरे 30 लाख रुपए मैंने इक्विटी से उठाए हैं। मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर 10 रुपए का मान लो, तो हमने कितने शेयर बाजार में उतारे होंगे, 3 लाख। यानी कि ये कमाई बढ़ जाएगी कितने लोगों के बीच में, नंबर ऑफ शेयर सर, ये बटेगी सर जी 3 लाख लोगों के बीच में। 2,80,000 की कमाई बढ़ जाएगी 3 लाख लोगों के बीच में। तो इस लिहाज से अगर हम कैलकुलेशन करें, देखें एक बंदे के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, 2,80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, 0.93, 0.93। दिस इज अर्निंग पर शेयर, कि एक व्यक्ति को 0.93 का फायदा हो रहा है। ठीक है, केस नंबर 2,
केस नंबर 2 क्या था? कंपनी ने इस बार डेट लिया है 10 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए का लोन था। लोन था बेटा सॉरी लोन कह रहा हूं, लोन गलत वर्ड लिख दिया मैंने। टोटल कैपिटल थी 30 लाख। इस 30 लाख में से 10 लाख तो हमने लोन से अरेंज करे हैं और 20 लाख रुपए ऑब्वियस सी बात है कहां से अरेंज करे होंगे? इक्विटी से अरेंज करे होंगे। ठीक है, चल चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं। सर अब की बार तो शेयर होल्डर की शामत आ गई, क्योंकि इंटरेस्ट भी दे देंगे तो बचेगा ही क्या। चलो चेक करते हैं। 4 लाख रुपए का ईबीआईटी था। इंटरेस्ट लगेगा इस बार। इंटरेस्ट कितना? 10 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा और इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो 1 लाख। 3 लाख। फिर आएगी गवर्नमेंट, टैक्स लेगी, 30% टैक्स है, तो 90,000 का चला गया टैक्स। कितना बचा? 2,10,000। ये किसके लिए है? ये अर्निंग है शेयर होल्डर के लिए, ये शेयर होल्डर में बटेगी। अब की बार शेयर होल्डर कितने होंगे? सर अब की बार शेयर होल्डर होंगे 20 लाख रुपए के शेयर होल्डर, एक शेयर 10 रुपए का, तो 2 लाख शेयर होंगे। यानी ये कमाई बट जाएगी 2 लाख लोगों में। तो इस लिहाज से अब की बार अगर हम देखें एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे जाने वाले हैं? 2,10,000 भाग 2 लाख, इट इज 1.05। इट इज 1.05। ओ माय गॉड, ये तो कमाल ही हो गया। कमाई पहले से ज्यादा हो गई लोगों, एक शेयर होल्डर की, और कंपनी ने लोन भी लिया था। ये सर जी ये क्या चक्कर हो रहा है? यानी लोन लेना बुरा नहीं होता है। सर अब से तो हम यही कहेंगे कि लोन लेना बुरा नहीं होता है। ना मुन्ना ना जल्दबाजी मत कर। केस नंबर 3। अब की बार डेट है 20 लाख का। 20 लाख का है ना? हाँ जी, 20 लाख का कैपिटल, हमें 30 लाख चाहिए। 30 में से 20 तो कहां से अरेंज होगी? डेट से। और 10 लाख कहां से अरेंज हो रही है? इक्विटी से। ठीक है, चलो लगा के देखते हैं क्या होगा। ईबीआईटी 4 लाख माइनस इंटरेस्ट। अब की बार इंटरेस्ट 20 लाख पे 10% बैठेगा, 2 लाख रुपए। बचा 2 लाख। फिर सरकार ले लेगी टैक्स 30%। इसका 30% कितना होता है बेटा? 60,000। कितना बचा? 1,40,000। ये है अर्निंग फॉर शेयर होल्डर। अब की बार शेयर होल्डर कितने होंगे? 1 लाख। डिवाइड कर दो 1.40। देखा सर जी, हम कह रहे थे ना डेट ले लो। हाँ तुम ही कह रहे थे इतनी जल्दी नहीं मुन्ना। बात तो आप सही कह रहे थे। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है उसको समझो, फिर मैं आपकी ये गलत फहमी भी दूर करता हूं बहुत जल्दी। देखिए ऐसा हो इसलिए रहा है, बात को समझिए, मेरी बात को समझिए। अगर आप इतना सब कुछ सांग नहीं करना चाहते, या पेपर में मान लो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कहे कि बताओ, आपको केस दे दे और बताए कि भैया कंपनी को लोन पे पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब ये
लोन पे लेना पैसा कब अच्छा होता है। देखो ये बताओ लोन का इंटरेस्ट का रेट कितना है? सर जी 10%। ठीक है। कंपनी की कमाई कितनी है? सर जी 4 लाख। ठीक है। और कंपनी पे टोटल कैपिटल कितनी लगी हुई है? 30 लाख। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 30 लाख रुपए लगा के मैंने 4 लाख रुपए कमाए हैं। 30 लाख की कैपिटल लगाई तो 4 लाख की कमाई हुई। इस हिसाब से मेरे धंधे के अंदर कमाई का रेट कितना है वो निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। इट कम्स टू 13.33%। ये मेरी कमाई का रेट है। यानी कि ऐसे में बैंक से लोन लेना फायदेमंद है। कब? जब लोन तो हो 10% और कमाई हो 13%, यानी 10 से ज्यादा हो, तब तो अच्छी चीज है। बैंक से लोन लाऊंगा 10% का, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में लगाऊंगा कि जहां पे मेरी कमाई 13.33% हो रही है और 13.33 में जब मेरे घर आएगा उसमें से 10 दूंगा बैंक को, जेब में रखूंगा 3.33। तो बैंक से लोन लेना बुरा नहीं है, अच्छा है। ये बुरा कब हो जाएगा पता है? जब मैं अगला केस पढ़ाऊंगा। ये बुरा कब हो जाएगा? जब ब्याज का रेट तो 10 ही रहे लेकिन कमाई का रेट हो जाए लेट से 8%। क्या अब आप बैंक से लोन लेना चाहोगे? अब अगर आपने बैंक से लोन लिया तो कंपनी की बैंड बजनी तय है। आओ मैं वो उसमें बस एक केस आपको दिखा देता हूं फटाफट से। सीधा यहां देख लो, आप देखो, फिर थियरी पढ़ाऊंगा। यहां देखो, यहां देखो, कैपिटल 30 लाख ही है, टैक्स का रेट 30% ही है, यानी 30 लाख रुपए कैपिटल लगाओ, टैक्स है 30% का। इंटरेस्ट कितना है? 10% है। ईबीआईटी 2 लाख है, यानी कमाई कितनी है? 2 लाख। अब आप बात को समझो, 2 लाख रुपए लगाए, कमाए कितने रुपए लगा के? 30 लाख रुपए लगा के, गुणा 100। क्या कमाई का रेट देख लें एक बार? ये बैठेगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 6.67%। यह है कमाई का रेट। क्या मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहूंगा कि जहां पे कमाई का रेट तो हो 6.67 और ब्याज का रेट हो 10%? ना भैया ना, ऐसी कंपनी में लोन का पैसा मैं लगाना बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे आगे जाकर के आपके लिए केस बना रखे हैं, आप डायरेक्ट यहां से देख लेना। सिचुएशन 1 देख लो, जब कोई डेट नहीं थी, जब डेट आया, मतलब यहाँ पिछली बार तो डेट बढ़ता जा रहा था, फायदा होता जा रहा था। इस बार जब भी डेट बढ़ाओगे आपका नुकसान होगा, देख सकते हो। देखो सिचुएशन 1 में कमाई कितनी थी? 0.57, फिर वो घट गई, इससे पहले बढ़ी थी क्योंकि वहां लोन लेना फायदेमंद था, यहाँ लोन लेना नुकसान है। तो देखो साफ दिख रहा है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कब लोन लेना चाहिए कब नहीं शॉर्ट में? तो आप सिर्फ कमाई का रेट निकाल लो, कमाई का रेट निकाल लो कि कमाई का रेट कितना है। अगर वो कमाई का रेट इंटरेस्ट के रेट से ज्यादा है तब तो आप लोन ले लो, अच्छा है। अगर वो इंटरेस्ट के रेट से कम है तो आप लोन मत लेना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ध्यान से अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला केस जिसके अंदर कमाई बढ़ती जा रही थी। द कंपनी एक्स लिमिटेड, ये छोड़ो, ये सब बात है तो वो ये जो ऊपर लिखी हुई है। अब सुनो इसको, ये एक मिनट, हाँ ये रहा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये याद कर लेना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब इक्विटी यानी शेयर होल्डर को फायदा हो रहा हो, किसकी वजह से? लोन लेने की वजह से, कि लोन ज्यादा ले रहे हो, शेयर होल्डर को फायदा मिल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी व्हिच रेफर्स टू increase in profit earned by the equity shareholder due to presence of fixed financial charge like interest, यानी ब्याज की वजह से शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है,
ठीक है। दस द शेयर होल्डर आर लाइकली टू गेन ड्यू टू डेट, ठीक है, ये सब ठीक है। ये आपको बताया गया है कमाई का रेट कैसे निकलेगा। जितना मार्क कर रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ लेना। कमाई का रेट कैसे निकलता है, तो जितनी कमाई है 4 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल दैट इज 30 लाख, दैट इज 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका कमाई का रेट निकल जाएगा 13.33। इसका ये रहा एक नाम और, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। फेवरेबल है हमारे लिए, ऐसा करना फेवरेबल है। अगर डेट लगाने से, अगर डेट यानी लोन का पैसा लगाने से हमें फायदा नजर आ रहा है तो उसको हम फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, इफ, ऐसा कब होता है, इफ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न वो ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कमाई का रेट, कमाई का रेट ज्यादा है किससे, ब्याज से, ब्याज के रेट से, तो ऐसे में हमें लोन का पैसा लगाने में कोई बुराई नजर नहीं आती। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके सर जी। और जब इसका उल्टा हो जाए, ब्याज का रेट ज्यादा हो जाए, उसको बोलते हैं बेटा अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। ये रहा, दिस इज कॉल्ड अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। यहां पे मुझे नुकसान हो रहा था लोन का पैसा लगाने से। ठीक है, बोलिए इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है बेटा, आज का ये वाला लेक्चर यहीं रोकेंगे। कल की क्लास में मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा भगाऊं नहीं, ऐसी स्पीड से समझाऊं कि आपको कम लेक्चर में पूरे इस चैप्टर की जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।